हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। दोस्तों, बात की जाए इस दुनिया की, कई बार हमें लगता है कि कुछ चीजें जो हमारे सामने घटित हो रही हैं ये ऐसे ही हो रही हैं, या कुछ लोग जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो आराम से कर ले रहे हैं, इनसे तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे। पर कई बार जब वो हार्श रियलिटी तर्क के साथ सामने आती है तो हमें पता चलता है कि हम कितना इग्नोरेंट होके जी रहे थे, चीजों को कितना मिसमैनेज तरीके से हम देख रहे थे। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी नींव है वो हमारा संविधान है। उस संविधान की जो सबसे बड़ी नींव है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों पे बहुत समय तक बहुत सारे केसेस के द्वारा बहुत सी बातें जुड़ी, खासकर जब हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने मेनका गांधी का केस देखा है, हमने फ्रांसिस कैरोली मिलिन का केस देखा है, हमने ओल्गा टेनिस का केस देखा है, हुसैन आरा खातून का केस देखा है, बहुत सारे केसेस को हमने देखा और हमने देखा कि किस प्रकार से वो बातें जो नॉर्मली अंडरस्टूड थी लेकिन उनके बारे में बात कोई नहीं करता था, वो अधिकार जुड़े मौलिक अधिकार के तौर पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः एक ऐसा निर्णय दिया कि जब निर्णय दे दिया तब हमें लगा यार ये तो बिल्कुल वाजिब था। मुद्दा यह है कि हमारा समाज ऐसा क्यों होता जा रहा है कि हम इस प्रकार के इश्यूज के प्रति इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं। हमें दिखता ही नहीं है कि यार हम अगर कोई चीज सही से कर लेते हैं, दैट डजंट मीन कि हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में मौजूद है वो सही से कर सके। हो सकता है वो किसी डिसेबिलिटी के अधीन हो, किसी प्रकार की दिव्यांगता के अधीन हो, वो न कर पा रहा हो। इस बारे में हम कब चेतेंगे भगवान जाने, लेकिन आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि जो डिजिटल पहुंच आप पीछे देख सकते हो, जिसे हम डिजिटल एक्सेस कह सकते हैं अंग्रेजी में, इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, जो गरिमामय जीवन का अधिकार है, उसमें इसको जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे और डिटेल में मैं इस पर बात करूंगा, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, उन्हें भी पता लगे, इन डेप्थ पता लगे कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। बात क्या है, ऐतिहासिक फैसले में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो डिजिटल पहुंच है या जिसे डिजिटल एक्सेस कहते हैं वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, गरिमामय जीवन का जो अधिकार है, ये उसमें शामिल होगा, उसमें शामिल होगा। अमर जैन बनाम भारत संघ एंड अदर्स का जो केस था, इस केस में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। हम डिटेल में भी आएंगे इसके और मैं हर एक अवयव तक जाऊंगा, ये क्यों आया, वास्तविकता में मुद्दा क्या था, वहां पर भी पहुंचेंगे और इसके क्या रेपरकशंस हैं या क्या बेहतर चीजें हो सकती हैं इसके द्वारा। रेपरकशंस कहना उतना सही नहीं है, पर इसके क्या परिणाम होंगे, बेहतर परिणाम होंगे, हम इन पे भी बात करेंगे जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहना, ठीक है। चलो, क्या है डिजिटल विभाजन या जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, ठीक है, कि जो बुनियादी ढांचे, कौशल, सुलभ सामग्री की कमी की चिन्हित किए गए। जैसे जो डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि एक तरफ हम कहते हैं, जैसे ये कोविड में बहुत देखने को मिला कि एक तरफ हम कहते हैं कि डिजिटली हर व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे, हर गांव का बच्चा, शहर का बच्चा डिजिटली पढ़ सकेगा। पर अगर हम बात करें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस क्षेत्र का जो बुनियादी ढांचा है अगर उसकी हम बात करें, तो गांव में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर होता है। ऐसे में क्या यह बात कहना सही है कि हमने कह दिया कि डिजिटल एक्सेस मिलेगा और मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में डिजिटल एक्सेस नहीं मिल रहा, हमारे कहने मात्र से नहीं मिल रहा है ना। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, वहाँ के जो बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, उन तक वो डिजिटल एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है, वो डिजिटल शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। कब हम इसके बारे में सोचेंगे, ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पे बात करेंगे। छोटा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फेशियल रिकॉग्निशन होता है, KYC कहते हैं, इसका जो डिजिटल वर्जन होता है उसे eKYC कहते हैं। KYC और eKYC में आप तो चलो प्रिविलेज्ड हो कि एवरीथिंग इज गुड, फेयर एंड लवली लगा के बैठे, ठीक है, सब कुछ क्रीम लगा के, मतलब मैं नहीं लगाता हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। लेकिन वो लोग जिनका चेहरा क्षतिग्रस्त हो चुका है या वो लोग जिनकी रेटिना को स्कैन किया जा रहा है, दरअसल उनकी रेटिना डैमेज हो चुकी है, ऐसे लोगों के eKYC करते समय कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। अभी से पहले मैं कह रहा हूं कि आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि यार वो कैसे करते होंगे। ये बात
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब आई तब सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देना पड़ा। इसलिए इसकी जो गंभीरता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। हम अक्सर जो दिख रहा होता है सिर्फ उसकी बात करते हैं, जो चीजें कॉइन के अदर साइड होती हैं हम कई बार उसको मिस कर जाते हैं। वहां पे काम करना पड़ेगा एक समाज के तौर पे, हम तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा मैं बताता चलूं कि जो हमारा माफ कीजिएगा, जो हमारा मई इवनिंग बैच है, P2I फाउंडेशन का जो मई इवनिंग बैच है वो 5 मई से शुरू हो रहा है। ठीक है, और इस दौरान अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो you'll get मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, जो सबसे अच्छी बात है, क्यों ये इतना शानदार कोर्स है, क्यों इतने सारे अर्जुनों को इसने तैयार किया और इस बार जो 164 के आसपास रिजल्ट रहे, क्यों इतने क्या कहते हैं जरूरी है समझना, वो ये कि PRP MRP प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रह के तैयारी कराई जाएगी आपको। फिर क्या है, हर महीने जो हमारा जो टेस्ट सीरीज का टॉपर होता है, सोचिए वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है और हर महीने 11,000 रुपए वो उसको मिल सकते हैं पारितोषिक के तौर पे। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो ये फीस जो आपको डिस्काउंट के बाद मिली, ये फीस भी आपको वापस कर दी जाएगी कि भाई ठीक है तुम सिर्फ पढ़ाई करो और IAS बनो। ठीक है, बाद में इंटरव्यू में आपको गाइडेंस प्रोग्राम मिलता ही है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, SIP है, ठीक है, 18 किताबें हैं, है ना, मेंटरशिप है, कितने शानदार प्रोग्राम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो प्लीज नीचे लिंक दी होगी या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रहिए कि विकास लाइव कोड का प्रयोग करना आप ना भूलें। ठीक है, हमारा P2I फाउंडेशन बैच। ठीक है अच्छा 1 मई से हिंदी लिटरेचर की क्लास भी शुरू हो चुकी है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की, और 14 मई तक उसमें एडमिशन होगा। तो प्लीज अगर उससे जुड़ना हो तो उसकी डिटेल में बाद में दे दूंगा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं किन किन संवैधानिक प्रावधानों पे इसका असर देखने को मिलेगा या जिससे ये जुड़ता है। पहला तो अनुच्छेद 21 है जो गरिमामय जीवन और सम्मान का अधिकार है। दूसरा अनुच्छेद 14 है जो समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण जो अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 38 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है, उसमें क्या है, कल्याण को बढ़ावा देना और असमानताओं को कम करने के लिए राज्य का दायित्व। कई बार ना हम समाज को समाज की तरह नहीं लेते, समाज को भी हम कम्युनिटी मान लेते हैं। भाई एक बात समझो, आपको अपने घर से ऑफिस जाने में कोई दिक्कत नहीं आई, इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों को उनके ऑफिस तक पहुंचने में दिक्कतें नहीं आती हैं। आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है, जो किसी कारण से नहीं उस प्रकार से शरीर नहीं पा पाया, वो उसी प्रकार से चढ़ जाएगा क्या? उसको रैंप की जरूरत नहीं है क्या? मैं सर्वे की बात बता रहा हूं कि कितने सर्वे इस बात को पुष्ट करते हैं कि लोगों के मन में यह बात आती नहीं कि उनका साथी जो दिव्यांग है वो उस सीढ़ी पे कैसे चढ़ेगा इफ देयर इज नो रैंप। तो यह बात बहुत ज्यादा कचोटती है, खलती है कि इस बात पे हम सोचते क्यों नहीं इंसान होने के नाते। जुडिशरी है, सोचती है, जुडिशरी भी तब सोचती है जब उसके पास केसेस आते हैं, क्योंकि जुडिशरी हर वो निर्णय देती है जो उसके सामने आता है। कई बार सुओ मोटो देख लेती है, पर इस प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं जहां पे थोड़े तर्क की, थोड़े सोचने विचारने की जरूरत है, वहां पे हमें आपको सामने आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ वो प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है जिन पे इसका असर पड़ेगा। क्या चीजें और है बता देता हूं। संवैधानिक अधिकार के रूप में डिजिटल पहुंच क्या है, डिजिटल एक्सेस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक सहज घटक है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं जो फ्रांसिस कैरोली मिलिन का केस था, ठीक है, वो डिग्निफाइड लाइफ को जोड़ देता है कि लाइफ कैसी हो, गरिमामय हो, गरिमापूर्ण हो, डिग्निफाइड हो। जब कैरोली मिलिन को उनकी बिटिया से नहीं मिलने दिया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यार ये क्या जिंदगी हम लोगों को दे रहे हैं जहां पे वो अपनी बेटी से मिल सकते, ये क्या जिंदगी है। इस केस की बात कर ली, ये क्या जिंदगी हम दे रहे हैं कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनका चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनका KYC नहीं हो पा रहा है, कितने सारे अधिकारों से वो वंचित रह रहे हैं। तो इफ अगर हमने भारत में किसी प्रकार के डिजिटल एक्सेस की बात की है, डिजिटल एक्सेस की बात की है, तो वो इनके लिए क्यों नहीं लागू होता? ये तो ऑलरेडी सताए हुए हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उन्होंने फेस की हैं, ये कब हम सोचेंगे? तो उन्होंने क्या बोला कि सहज घटक, सहज घटक मतलब ये भी नहीं कि स्पेशल एंट्री, नो, इट इज कॉमन। नेक्स्ट, यह अधिकार अब एक संवैधानिक अनिवार्यता होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमने इसकी बात की, इसी शुरुआत की है। डिजिटल युग में शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने का लिए आवश्यक है। आप समझिए कि मैं वही बात कह रहा हूं कि आपको चीजें आसानी से मिल रही है, दैट डजंट मीन
कि आपके समाज का कोई शोषित तबका है, कोई बुजुर्ग है, कोई एसिड अटैक सर्वाइवर है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, या कोई महिला है, या कोई बच्चा है, या कोई कुपोषित है, क्या उसको उतनी आसानी से मिल जाती हैं चीजें? क्या हमारा ये अधिकार नहीं, ये हमारा काम नहीं, हमारी ये क्या कहते हैं जरूरत नहीं कि हम उनकी भी बात करें? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली कि चाहे शासन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, आवश्यक सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच के लिए आवश्यक। ठीक है, और क्या कहा? वास्तविक समानता का सिद्धांत जो है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां औपचारिक समानता से परे विभिन्न आवश्यकताओं को समायोजित करें, यह अनिवार्य करता है कि डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्याय संगत हो, समावेशी इंक्लूसिव हो और न्याय संगत हो। हर वो तबका जिसको हम पिछड़ा तबका कहते हैं वो इसमें शामिल हो, और हर वो वर्ग जिसे हम न्याय दिलाना चाहते हैं उसकी बात की जाए, उसकी बात की जाए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। क्या है डिजिटल पहुंच? भारत के तीव्र डिजिटल विकास, यानी कि आधार की बात कर लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, नेट बैंकिंग की बात कर लें, के माध्यम से, ठीक है, तो तीव्र डिजिटल विकास को इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि क्या प्रौद्योगिकी सभी के लिए सुलभ है। यही मैंने बात की, विशेष रूप से कमजोर और सामाजिक ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत लोगों के लिए। आप खटाक से जाते हैं, स्कैन करके आपका काम हो जाता है, आप आगे चले जाते हैं। व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनके पास स्कैन वाला मोबाइल ही नहीं है? व्हाट अबाउट दोज पीपल? है ना मुद्दा, है ना विषय? इस पे कौन बात करेगा? इस पे कौन बात करेगा? हम आप बात करेंगे, सिविल सोसाइटी बात करेगी। सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी क्या है? हम आप ही दो बनाते हैं। इस पे हमको आपको बात करना पड़ेगा। क्यों इस प्रकार की चर्चाएं समाज में स्थान नहीं पा पाती? आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, जस्ट एक बार चेक कीजिएगा कि उस ऑफिस में रैंप है क्या? अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आ रहा है उस ऑफिस में तो क्या, या तो आप दिव्यांगों को आने नहीं दे रहे, अगर वो आ रहा है तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था है क्या? अगर नहीं है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस, हमने ऐसा कुछ नोटिस तो किया है। और क्या है? निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भाषाई अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्ति डिजिटल पहुंच की कमी के कारण प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करते हैं। मतलब आपने कह दिया कि ये है एक यहां तक आपको डिजिटली पहुंचना है, दिस इज योर डिजिटल एक्सेस, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर ब्लाइंड? व्हाट अबाउट पीपल हु हैव सर्वाइव्ड एसिड अटैक? जिन्होंने किसी प्रकार से एसिड अटैक, यानी जो तेजाब का अटैक किया जाता है, लोगों के चेहरे पे फेंक दिया जाता है, वी ऑल नो द स्टोरी, बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं उस पर। उनका क्या? उनके अधिकारों का क्या? उनके बारे में कब हम सोचेंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि अगर भारत में किसी के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है और जिसके प्रति हम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो है किन्नर समाज। ठीक है, इंटरसेक्स जिसे हम कहते हैं, LGBTQIA+ में आज तक उन पे कोई बात ही नहीं करता है। हम अभी तो महिलाओं को उनका ड्यू नहीं दे पाए हैं समाज के तौर पे, तो फिर बाकियों की तो छोड़ दीजिए। तो अभी बहुत काम करना है गुरु, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये है। और क्या है? न्यायालय ने जोर देकर कहा कि डिजिटल विभाजन को संबोधित करना केवल नीतिगत विवेक नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में गरिमा, स्वायत्तता और समान भागीदारी को बनाए रखना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। सबके लिए इस प्रकार की भावना जनरेट हो कि यार मेरे को तो अधिकार मिल रहा है क्या? मेरे इस भाई को, मेरे इस दोस्त को, मेरे इस मित्र को, मेरे साथी को मिल रहा है क्या? और यह हमें ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगेन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, ठीक है, उसको करना पड़ेगा। अच्छा, यह फैसला 2 तेजाब हमले, एसिड अटैक से बचे लोगों की याचिकाओं के जवाब में आया, जो 100% अंधेपन और चेहरे की विकृति से पीड़ित थे। जैसे जो पलक झपका के तुरंत खड़ाक से जो केवाईसी होता है, लाइव फोटो लेने में असमर्थता के कारण वे डिजिटल केवाईसी या ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, जिससे बैंकिंग और दूरसंचार सेवाओं तक उनकी पहुंच में बाधा उत्पन्न हुई। मतलब 2 चीजें, एक तो ब्लाइंड, एक एसिड अटैक सर्वाइवर, तो कई सारी चीजें। एक तो वो केवाईसी, वो जो फेस रिकॉग्निशन होता है वो शायद उस प्रकार से नहीं हो पाए। दूसरा वो जो फोटो लेने वाली बात होती है, जहां पे आपकी कॉर्निया और बाकी चीजों को भी अलाइन किया जाता है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। इस पर बहुत अच्छा वीडियो डॉक्यूमेंट्री आ रखी है, कभी आप राज्यसभा सनसद टीवी अब हो गया, सनसद टीवी पे कभी आप देखना। तो ये जो चीजें उससे अलाइन हो रखी हैं, इसके बारे में इनको बहुत दिक्कत हो रही थी, ये नहीं कर पा रहे थे, और इनकी कोई बात ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। भाई ऐसे लोग भी तो हैं समाज में, क्या उनको अब तो जिंदगी में जो उन्होंने झेल लिया, आगे की जिंदगी क्या वो डिग्निफाइड तरीके से नहीं जी सकते हैं? इस पे कौन बात करेगा? ठीक है, न्यायालय ने क्या कहते हैं निर्देश जारी किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए और अन्य सरकारी निकायों के लिए कि दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी मानदंडों में संशोधन होगा। ब्रेल
ध्वनि सक्षम और सुलभ डिजिटल इंटरफेस जैसे वैकल्पिक प्रारूप विकसित करना। ठीक है, केवाईसी के दौरान सक्रियता को सत्यापित करने के लिए वैकल्पिक तरीके प्रदान करना कि भाई अगर उनके साथ कोई डेफिशिएंसी है, देयर इज सम इशू विद देयर फेस और एनी बॉडी पार्ट्स, तो कैसे हम उनकी केवाईसी कराएं, क्या ऑल्टरनेट हो सकता है, उसकी बात करना। ठीक है, और क्या है, कागज आधारित केवाईसी को एक सुलभ विकल्प के रूप में जारी करना। ठीक है, कि भाई चलो ठीक है, अगर डिजिटल नहीं हो पा रहा है तो हम कागज आधारित कर लें, क्योंकि बाकी डेटा तो उनका सही है ना, उनका पासपोर्ट, उनका आधार तो है ही। अब कैसे केवाईसी करेंगे, कागज, जो हर चीज का समाधान डिजिटली तो नहीं निकालना चाहिए ना। कुछ चीजें जैसे होता है ना कि कई बार वो ओएमआर शीट आप चेक होती है, कई बार ओएमआर शीट में कुछ दिक्कत होती है तो उसको मैनुअली चेक किया जाता है, तो मैनुअली कर लो यार, वो कर लो, उसकी बात कर रहा है कोर्ट। ठीक है, और क्या है, समावेशी डिजिटल शासन क्या है, फैसले में राज्य द्वारा समावेशी डिजिटल परिस्थितिकी तंत्र को सक्रियतापूर्वक डिजाइन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बहिष्कार को रोकने और वास्तविक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को विविध आवश्यकताओं को समायोजित करना होगा। इस बात को कि प्रौद्योगिकी अच्छी है, अच्छे के लिए है, वेरी गुड, लेकिन ये जो प्रौद्योगिकी है, ये जो यहां पे बिंदु है कि विविध आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए जो जरूरतें हैं उनको कैसे जोड़े। हमारे समाज में 10 अलग अलग 20 अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग, हर रेस के लोग रहते हैं। ठीक है, जिसे नस्ल कहते हैं, विभिन्न शारीरिक मतलब डिफरेंसेस वाले लोग रहते हैं। उन सब की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए ये सुनिश्चित करना होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, समावेशी डिजिटल शासन, यानी कि इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, चलिए, तो ये जो लास्ट बिंदु था मैंने समझाया कि सरकार के तौर पे देश केंद्र को इस बात पे समझना पड़ेगा कि भारत में अभी भी ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनके लिए समानता का अधिकार जो है वो उतना समानता का अधिकार है नहीं, जिनके लिए राइट टू लाइफ उतना डिग्निफाइड है नहीं। उसको कैसे इंश्योर किया जाए, ये हमारी, आपकी और सरकार की जरूरतों में प्राइमरी तत्व के रूप में होना चाहिए, प्रमुख रूप से होना चाहिए, इसकी बात की जानी चाहिए। ठीक है, चलो, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की जो मैं बात कर रहा था, तो 14 मई को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। भक्ति काल से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, भक्ति काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है हिंदी लिटरेचर का। आप उसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर जुड़िए, और हिंदी साहित्य का रिजल्ट इस बार आप देख सकते हैं, शानदार रहा। मैंने खुद इंटरव्यू किया हुआ है टॉपर का, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप study.iq.com वेबसाइट पर जाके आप ऑप्शंस पे जाके हिंदी लिटरेचर से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूले फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, कुछ बातें और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, @officialvikas करके, या vikas.singh@study.iq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। जो चीज मैं आपसे कहने वाला था वो ये, कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पे आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। ठीक है, जिन पे आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे मेल कर दीजिएगा। एक केस है अनुराधा भसीन का, अनुराधा भसीन का। ठीक है, ठीक है, एक केस है ओल्गा टेलिस का, ओल्गा टेलिस का। ठीक है, एक वाद है हुसैनारा खातून से जुड़ा। हुसैनारा खातून से जुड़ा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर इन 3 वादों को एक बार पढ़िएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 3 वादों के द्वारा क्या समझा। ये जो केसेस थे इनमें आपको क्या पता चला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिस इज माय ईमेल आईडी, यू कैन मेल मी, यू कैन क्या कहते हैं, सेंड दिस आंसर टू माय आंसर टू माय टेलीग्राम चैनल, एंड बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा और किन विषयों पर आप वीडियोज देखना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।